भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हम आज स्टार्ट करते हैं। कैसे हमारा संविधान बना, उसके पीछे की कहानी क्या है, वो मैंने यहाँ पे नोट किया है। आप सभी को एक ओवरव्यू देता चलूँगा सबका। 1700 होता ये है कि उससे पहले 1773 या 1757 से पहले अंग्रेज जो थे वो हमारे राजनीतिक मामलों में आंतरिक में हस्तक्षेप नहीं करते थे। उन्होंने 1757 में प्लासी का युद्ध जीता। उसके बाद 1764 में बक्सर का युद्ध जीता। इन दोनों युद्ध जीतने के बाद उन लोगों ने बंगाल पे आधिपत्य कर लिया, मतलब बंगाल पे उनका पूरा कब्जा हो गया। उसके बाद उन्होंने बाकी सारे जगह पे आंतरिक राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप करना चालू किया। तो हम स्टार्ट करेंगे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया। उस समय बंगाल का गवर्नर था वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग था बंगाल का गवर्नर। ये रेगुलेटिंग एक्ट आया था करप्शन रोकने के लिए, क्योंकि जो कंपनी व्यापार कर रही थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उसमें बहुत सारे करप्शन हो रहे थे। तो उसको रोकने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट आया। इसमें गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा लगे। बंगाल का जो गवर्नर था वारेन हेस्टिंग, वो पहला गवर्नर जनरल बना 1773 में। और मुंबई प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी को इसके अंदर कर दिया गया, बंगाल के। ठीक। इसके बाद एक उच्चतम न्यायालय के गठन का प्रावधान किया गया। ये भी बोला गया कि एक उच्चतम न्यायालय होगा जिसका गठन किया जाएगा, जो 1774 में 4 सदस्यीय न्यायालय गठित हुआ। उसके पहले न्यायाधीश इन पे थे, याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, उसके बाद 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आया। पिट्स इंडिया एक्ट में ये हुआ कि कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक क्रियाकलापों को अलग अलग कर दिया गया, कि कंपनी में व्यापार अलग लोग करेंगे और राजनीतिक अलग अलग, उसमें ग्रुप बना दिया गया। ये व्यापारिक ग्रुप देखेंगे, न्यायिक, राजनीतिक। वाणिज्यिक विषयों को छोड़कर सैनिक राजस्व विभाग निदेशक बोर्ड के अंदर कर दिए गए। मतलब सैनिक, जितने भी पुलिस वाला कार्यक्रम था, प्रशासन करना, शासन करना, राजस्व वसूलना, ये सारे निदेशक बोर्ड के अंदर कर दिए गए। इसी एक्ट के एंगेस्ट में वारेन हेस्टिंग ने रिजाइन करके इंग्लैंड चला गया। वो वारेन हेस्टिंग जो यहाँ पे गवर्नर था, वो 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के विरोध के कारण वो चला गया रिजाइन करके। तो वहाँ पे जाने के बाद उस पर महाभियोग भी लाया गया था, लेकिन वो बहुत होनहार आदमी था, इसलिए उसको वहाँ पे देखा कि इसने कंपनी को एस्टेब्लिश करने के लिए लोगों ने देखा कि इसने बहुत मेहनत किया है, तो बाद में उसको माफ़ कर दिया गया। फिर आता है इस अधिनियम द्वारा 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा द्वैध शासन की शुरुआत हुई। मतलब जैसे ही यहाँ पे विभाजित किया गया कि व्यापारिक काम कंपनी में अलग होगा और राजनीतिक काम अलग होगा, तो यहाँ से इंडिया में द्वैध शासन की शुरुआत होती है। कहाँ से? 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट से। फिर आता है 1793 का चार्टर एक्ट। 1793 में चार्टर एक्ट आता है। उससे क्या होता है कि कंपनी के अधिकारों को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया जाता है। कंपनी के समय समय पे 20-20 वर्ष पे चार्टर एक्ट आता था, जब कंपनी के अधिकार को व्यापार करने के लिए बढ़ा दिया जाता है। तो यहाँ पे भी 1793 के चार्टर एक्ट में 20 वर्षों के लिए कंपनी के अधिकार को बढ़ा दिया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल का वेतन भारतीय कोष से दिया जाएगा। ये भी प्रावधान किया गया कि जो निदेशक बोर्ड था उसका वेतन भारतीय राजस्व से जो कोष होगा उस कोष से दिया जाएगा, इंग्लैंड के कोष से नहीं दिया जाएगा। ठीक। उसके बाद 1813 का चार्टर एक्ट। 1813 का चार्टर एक्ट, उसमें ये होता है कि कंपनी के अधिकारों को और 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। फिर कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। चीन के साथ व्यापार और चाय के व्यापार को छोड़कर कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। फिर आता है 1833 का चार्टर एक्ट। 1833 के चार्टर एक्ट ये इम्पोर्टेंट चार्टर एक्ट है, यहाँ से भी क्वेश्चन काफ़ी बनते हैं।
इस एक्ट से कंपनी के व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया और राजनीतिक कार्य करने के लिए बस रह गए कंपनी। क्या हुआ कि कंपनी के जो चीन और चाय वाला, यहाँ पे भी व्यापार 1813 में भी समाप्त किया गया था एक अधिकार, लेकिन यहाँ पे जो चीन और चाय के साथ यहाँ पे पूरा समाप्त कर दिया गया। ठीक, यहाँ पे चीन और चाय के साथ छूट मिली थी और कंपनी को यहाँ से केवल राजनीतिक कार्य करने के लिए रखा गया। ठीक, बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, भारत का गवर्नर कहा जाने लगा। ठीक, बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसको भारत का, पूरे भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। विधायी कार्यों के लिए परिषद का विस्तार किया गया। विधायी कार्य मतलब कानून बनाना, कानून की देखरेख करना, ये सब कामों के लिए परिषद का विस्तार किया गया। जो परिषद पहले से था उसको और बढ़ाया गया। विधि सदस्य जोड़ा गया। विधि मतलब कानून के ज्ञाता के रूप में एक नए सदस्य को जोड़ा गया। इसमें भारतीय कानून सुधार के लिए विधि आयोग बना। एक विधि आयोग का गठन हुआ जिससे भारत के जो कानून थे, रूढ़िवादी कानून बहुत सारे थे, जैसे सती प्रथा थी, नरबली था, ऐसे दास प्रथा थी, ये सब सुधारों के लिए एक विधि आयोग का गठन यहाँ से होता है 1833 के चार्टर एक्ट से। गवर्नर की सरकार को भारत सरकार कहा जाने लगा। जो गवर्नर की सरकार थी उसको भारत का सरकार, अब यहाँ से भारत का सरकार कहा जाने लगा, गवर्नर की जो भी सरकार थी। और गवर्नर के परिषद को भी भारतीय परिषद यहाँ पे कहा जाने लगा यहाँ से। उसके बाद आता है 1853 का चार्टर एक्ट। 1853 के चार्टर एक्ट ये लास्ट चार्टर एक्ट है। क्यों? क्योंकि 1853 के बाद जैसे दूसरा चार्टर एक्ट आए उससे पहले ही 1857 में सिपाही विद्रोह होता है, जो हमारे देश का सबसे पहला अंग्रेज़ों के विरुद्ध एक ऐतिहासिक लड़ाई मानी जाती है कि हमारी स्वतंत्रता की लड़ाई वहीं से शुरू होती है। इसलिए 1853 के बाद ऐसा सिचुएशन हो गया कि उसके बाद चार्टर एक्ट के जगह पे भारत शासन अधिनियम आने लगा। चार्टर एक्ट ये 1853 का चार्टर एक्ट लास्ट चार्टर एक्ट है। बंगाल के लिए एक इसमें प्रावधान किया गया 1853 के चार्टर एक्ट में, बंगाल के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाया गया। क्या बनाया गया? बंगाल का जो, जैसे यहाँ से तो 1833 में तो पूरे भारत का गवर्नर बना दिया गया उसको, तो यहाँ पे केवल बंगाल के लिए एक लेफ्टिनेंट गवर्नर बना, क्योंकि बंगाल का एरिया बहुत ज़्यादा था। पहले बिहार, उड़ीसा, बंगाल, पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश, ये सारे बंगाल में ही आते थे। इसलिए बंगाल के लिए एक लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाया गया। पूरे भारत के लिए एक विधान मंडल गठित किया गया। पहली बार पूरे भारत के लिए एक विधान मंडल का गठन कहाँ से होता है? 1853 के चार्टर एक्ट से। ध्यान दीजिएगा। उसके बाद विधायी परिषद और कार्यकारी परिषद को अलग कर दिया गया। यहाँ से विधायी परिषद मतलब जो कानून बनाने वाली परिषद थी उसको अलग किया गया। कार्यकारी परिषद क्या है कि जो उस विधायी जो बन जाता है, जिसको काम में लाते हैं, जो लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करते हैं, वो परिषद अलग हुई और विधायी परिषद कानून बनाने वाली परिषद अलग हुई। अभी हमारे यहाँ जैसे विधायी परिषद में हमारे नेता लोग सारे आते हैं और कार्यकारी परिषद में सारे हमारे एसपी, डीएम, जो भी पुलिस प्रशासन, जो भी अधिकारी आते हैं, ये कार्यकारी परिषद में आएंगे। मतलब उस हिसाब से अगर एग्जाम्पल में देखा जाए तो। उसके बाद 1753 के बाद फिर 1758 का भारत शासन अधिनियम आता है, क्योंकि एक और 1853 के चार्टर एक्ट में एक लाइन लिख दिया गया था कि कंपनी के शासन को कभी भी ख़त्म किया जा सकता है। ये लाइन 1853 के चार्टर एक्ट में मतलब डाल दिया गया था कि कंपनी के शासन को कभी भी हटाया जा सकता है, ये ताकि उन लोगों को ध्यान में रहे कि ऐसा संसद में कभी भी, ब्रिटिश संसद से कभी भी ऐसा अधिनियम आ सकता है। ठीक। उसके बाद 1858 का भारत शासन अधिनियम आता है। क्या आता है? इसमें ये व्यवस्था थी, ये अधिनियम इसलिए आया क्योंकि ये 1857 में सिपाही विद्रोह हुआ था। उसके तुरंत बाद जब देखा कि आउट ऑफ कंट्रोल सिचुएशन, सब तरफ विद्रोह हो रहे हैं
अब इंडिया हाथ से निकल रहा है तो तुरंत वहाँ से ब्रिटिश क्राउन ने 1858 का भारत शासन अधिनियम पास किया। वो बोला गया कि एक्ट फॉर गुड गवर्नेंस इन इंडिया। ये दिखाया गया कि हम एक अच्छी गवर्नेंस के लिए एक नया अधिनियम लेके आ रहे हैं। ये वहाँ से दिखाया गया, ब्रिटिश क्राउन की तरफ से ये वहाँ से अधिनियम पास किया गया। इस एक्ट से भारत का जो शासन था कंपनी के हाथों में थी, वो कंपनी से सीधे ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चली गई। वहाँ के जो राजा थे वहाँ पे उनके हाथों में डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन के हाथों में हमारा शासन चला गया। और यहाँ पे एक राज्य सचिव का पद सृजित किया गया, मतलब राज्य सचिव यहाँ पे बैठा दिया गया जो उनके ब्रिटिश क्राउन के वहाँ के संसद के उत्तरदायी होगा। यहाँ पे जो भी काम होगा वो राज्य सचिव के अंडर से, और वो जवाब देगा वहाँ पे ब्रिटिश संसद को। राज्य सचिव के पास यहाँ पे जो राज्य सचिव का पद बना उसके साथ 15 सदस्यीय टीम दी गई कि वो अपनी टीम के साथ बैठ के काम करेंगे। उसके बाद भारत के गवर्नर को वायसराय की उपाधि मिली। जो भारत का गवर्नर था उसे वायसराय कहा जाने लगा। ठीक, ये वायसराय, गवर्नर, गवर्नर जनरल, ये सब आदमी एक ही है लेकिन पद अलग अलग कर दिए गए हैं। वायसराय वो होता था जब ये ब्रिटिश क्राउन का प्रतिनिधित्व करने किसी और से मिलने जाता था। जैसे जिस राज्य में ये लोग शासन कर रहे थे वहाँ पे तो ये गवर्नर जनरल ही था। जिस राज्य में शासन करते थे उस राज्य के लिए ये गवर्नर जनरल ही था। लेकिन उस राज्य से बाहर अगर अपने राजा के बात को रखने के लिए किसी से जाता है बातचीत करने, जैसे अभी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं और एस जयशंकर साहब कहीं विदेश में जाते हैं, वो विदेश मंत्री हैं तो वो जाते हैं ना विदेशी हमारे संबंध बनाने के लिए। तो वैसे अगर गवर्नर जनरल अपने राज्य से बाहर किसी दूसरे राजा से या किसी दूसरे देश से मिलने जाता था या बातचीत करने जाता था तो वहाँ पे वो वायसराय बोला जाता था। और जैसे अपने राज्य में शासन करता था तो वहाँ पे ये गवर्नर जनरल बोला जाता था। इस वीडियो में इतना ही, देखते हैं आगे वाले वीडियो में देखेंगे इससे आगे के भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 तक, इसके बाद करेंगे। अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। ऐसे जानकारी के लिए, पढ़ने के लिए पटेल सर एजुकेशन पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।